अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 रहनुमाई और मुशावरत, गाइडेंस और काउंसलिंग में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, मदरसे में रहनुमाई की ज़रूरत क्यों पेश आती है? मिसालें देकर वजाहत करें। यानी वो कहना चाहते हैं कि स्कूल में रहनुमाई की ज़रूरत बच्चे को क्यों पेश आती है। ठीक है, गाइडेंस की ज़रूरत उसे क्यों होती है, हमने मिसालें देकर वजाहत करनी है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, बच्चा जब मदरसे में आता है तो बहुत सी मुश्किलात का शिकार होता है। उसे माहौल के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसका वहाँ पे कोई दोस्त नहीं होता। अगर इसकी मुनासिब रहनुमाई की जाए तो इसकी शख्सियत की नशोनुमा बेहतर तौर पर हो सकती है। मतलब हम उसे मुनासिब रहनुमाई दें कि आपने माहौल के साथ ऐसे ख़ुद को ढालना है, तो उसकी मुश्किलात को कम किया जा सकता है। रहनुमाई के ज़रिए बच्चों को बहुत सी सलाहियतों को उजागर किया जा सकता है। बच्चे को मदरसा में ज़रूरत दर्ज झैल मुश्किलात और मसाइल के लिए होती हैं। वो कहते हैं कि हम रहनुमाई करके बच्चों के अंदर जो उनसी एबिलिटीज़ हैं उनको जगा सकते हैं, और बच्चों को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो दर्ज झैल हैं। नंबर 1 पे है मतवाज़िन नशोनुमा करना। रहनुमाई का सबसे अहम मकसद और पहला मकसद ये है कि फ़र्द की मुकम्मल नशोनुमा करना है, ताकि वो ज़हनी, जिस्मानी, जज़्बाती, अखलाकी, मुआशरती और रूहानी लिहाज से एक मुकम्मल और कामिल इंसान बन सके। कामिल इंसान ही अपने लिए, मुआशरे के लिए और दुनिया के लिए मुफीद हो सकता है। नामुकम्मल इंसान दूसरों के लिए और अपने लिए नुकसानदा हो सकता है। वो कहते हैं जब हम बच्चे की मतवाज़िन नशोनुमा करेंगे तो वही इंसान आगे जाके काबिल बन सकता है, वरना बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होकर मुआशरे के लिए नुकसानदा साबित हो सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, नंबर 2 पे है ख्वाबीता सलाहियतों को बेदार करना। यानी जो बच्चे के अंदर या स्टूडेंट के अंदर छुपी हुई सलाहियतें होती हैं उन्हें जगाना। हर फ़र्द में बहुत सी सलाहियतें होती हैं, इनको काम में लाना ज़रूरी है। इन सलाहियतों को मस्बत कामों में सर्व करने के लिए बच्चे की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। जो वो काम करे उन्हें पॉजिटिव वे में लाना चाहिए। ठीक है, हम बच्चों को इस तरह रहनुमाई करके उनसे बहुत से तालीमी काम ले सकते हैं। तालीम ही इंसान की मुकम्मल नशोनुमा में मदद करती है। वो कह रहे हैं कि हम बच्चे को मोटिवेट करके उसके अंदर जो सलाहियतें हैं उन्हें पॉजिटिव वे में ला सकते हैं, उन्हें गाइडेंस करके। ठीक है, नंबर 3 पे है क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करना। यानी बच्चों में अपना फ़ैसला करने के लिए हिम्मत पैदा करना। बच्चों को कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनमें क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करें, यानी अपना फ़ैसला करने की सलाहियत पैदा करें। क़ुव्वत फ़ैसला पैदा होने से बच्चों में एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होगा। वो अपने लिए लाइला अमल तैयार कर सकेंगे, कामयाब ज़िंदगी के लिए अपने मंज़िल का तयन कर सकेंगे। मतलब कामयाब ज़िंदगी के लिए अपनी मंज़िल को पहचान पाएँगे कि कौन-सी वे प्रोग्रेस की है। जब वो फ़ैसला करेंगे तो वो इस फ़ैसले पर कायम रहकर एहसास ज़िम्मेदारी से काम करेंगे और कामयाब होंगे। रहनुमाई तलबा में क़ुव्वत फ़ैसला पैदा करने के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। यानी गाइड करके तलबा के जज़्बों को उभारने के लिए रहनुमाई काफ़ी अहमियत की हामिल रहती है। प्यारे बच्चों, आगे पॉइंट नंबर 4 है मकासद ज़िंदगी का हसूल, के जो उनकी ज़िंदगी का मकसद है उनको हासिल करना। बच्चों की रहनुमाई का अहम मकसद ये भी है कि बच्चों को इनके मकासद ज़िंदगी से आगाह किया जाए। यानी जो बच्चों के की ज़िंदगी गुजारने का असूल है उनसे उन्हें आगाह किया जाए, इन्हें बताया जाए कि इन्होंने आइंदा ज़िंदगी में क्या काम करने हैं। मतलब उन्हें गाइड किया जाए कि ये एबिलिटीज़ उनमें हैं तो वो इन्हें आगे लेकर जाएँ। इसकी ज़िंदगी का नस्बुल एन क्या है, यानी उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, इसकी हैसियत क्या है, इसकी तहकीक का मकसद क्या है, कायनात में इसका मुकाम क्या है, कि वो दुनिया में किस मुकाम के लिए आया है, अल्लाह ने उसमें कौन-सी एबिलिटी रखी है, इसने अपना मुकाम किस तरह पैदा करना है, वगैरह वगैरह। पॉइंट नंबर 5 है मसाइल का हल करना, कि अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को उसने सॉल्व करना है। तालिबे इल्म को मदरसे की ज़िंदगी में बहुत से मसाइल से दो चार होना पड़ता है, जो इसे जज्बाती और अदम मुताबिकत का शिकार कर देते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको कहा कि उसे माहौल के साथ एडजस्ट होने में मुश्किल पेश होती है, बच्चों की तरक्की में रुकावट का बाइस बनते हैं। रहनुमाई का मकसद बच्चों को इन मसाइल के हल में मदद देना है और इन्हें मसाइल हल करने की तरबियत देना है, ताकि वो कामयाब ज़िंदगी बसर करने के काबिल हो सकें। पॉइंट नंबर
6 है मज़ामीन के इंतखाब में मदद देना, यानी बच्चों के मज़ामीन के इंतखाब में उनकी हेल्प करना कि आगे जाके उन्हें मुश्किल ना हो। जिस सब्जेक्ट में उनका इंटरेस्ट है उन्हें उसी में इन्वॉल्व करना। तलबा ने मदरसे की ज़िंदगी में कई इख्तियारी मज़ामीन का इंतखाब करना होता है। ये सिलसिला मिडल से शुरू होकर आला तालीम तक जाता है, यानी मैट्रिक से स्टार्ट होकर हायर एजुकेशन तक जाता है। मज़ामीन का गलत इंतखाब तलबा को बहुत सी मुश्किलात से दोचार कर देता है, यानी जो सब्जेक्ट उन्होंने रख लिया है अब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उनके लिए आगे जाके नुकसान का बायस बन सकता है। बाज़ औक़ात तलबा गलत मज़ामीन के इंतखाब की बिना पर तालीम को भी खैर बात कहने पर मजबूर हो जाते हैं, यानी वो इतने डिससैटिस्फाई हो जाते हैं कि वो पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं। रहनुमाई तलबा को इनकी दिलचस्पियों, रुझानात और सलाहियतों के मुताबिक मज़ामीन के इंतखाब में मदद देती है। पॉइंट नंबर 7 है पेशे का इंतखाब और रहनुमाई। हर फ़र्द ने ज़िंदगी में किसी एक पेशे का इंतखाब करना होता है, प्रोफ़ेशन चूज़ करना होता है। अगर ये पेशा फ़र्द की सलाहियतों और रुझानात के मुताबिक ना हो तो वो अपने पेशे में कामयाब नहीं होता। अगर वो डॉक्टर बन रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट ही डॉक्टर में नहीं है तो वो उसमें कामयाब कभी भी नहीं होगा। तलबा को मदरसे में मुख्तलिफ मज़ामीन में भी इंतखाब का हक़ इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी के लिए कोई पेशा मुंतखब कर सके। रहनुमाई का मकसद यही है कि फ़र्द को और तलबा को अपने पेशे का इंतखाब में मदद करना ताकि वो तालीम और ज़िंदगी में कामयाब हो सके। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 2 है मुशावरत से क्या मुराद है, यानी काउंसलिंग से क्या मुराद है, तलबा को इसकी ज़रूरत कब पेश आती है, तहरीर करें। यानी हमने वजाहत करनी है कि काउंसलिंग की ज़रूरत तलबा को कब पेश आती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। प्यारे बच्चों, काउंसलिंग को डिफ़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग बेसिकली दो पर्सन्स के दरमियान बैठकर मुसलसल गुफ्तगू करने का नाम होता है कि वो अपने मसाइल को हल कर सकें। एक मसाइल बताता है जबकि दूसरा उसको समझता है, देन उसको कोई रिस्पॉन्स देता है। तो आइए चलते हैं इसके जवाब की तरफ। मुशावरत का मतलब है ख़ुद आगाही। इससे मुराद फ़र्द की मदद करके इससे बात से आगाह करना होता है कि वो क्या कुछ कर सकता है, यानी उसे मोटिवेट करना होता है अपनी सलाहियतों को किस तरह बरोए कार ला सकता है, यानी जो उसमें एबिलिटीज़ हैं वो किस तरह काम में उनको ला सकता है। नंबर 2 पे है मुशावरत एक बाज़ाब्ता मुलाकात है जिसमें दो अशख़ास का रूबरू ताल्लुक़ लाज़मी है, जिसमें एक फ़र्द अपने मसाइल पेश नज़र दूसरे फ़र्द से मदद लेने की ग़र्ज़ से इसकी तरफ रुजू करता है, यानी दूसरा फ़र्द इसलिए उसकी तरफ आता है पहले फ़र्द की तरफ कि ये मेरे मसले का तयन कर सके और मुझे बता सके कि इसका क्या हल होगा। नंबर 3 पे है मुशावरत से मुराद किसी मसले पर किसी तालिब इल्म से गुफ्तगू करना है। ये एक ऐसी मदद है जिसकी बदौलत तालिब इल्म अपने मसले का इजहार तो कर सके मगर महज मुशीर पर ही दारोमदार ना कर बैठे। मुशीर हम उसे कहते हैं जो एडवाइस देता है, ठीक है, बल्कि इसकी तरह मदद करना है कि वो अपने अंदर फ़िक्र पैदा कर सके। अब एडवाइज़र का काम है कि वो दूसरे पर्सन की जिससे मदद कर रहा है उसके अंदर गौर व फ़िक्र पैदा करे कि उसे बता दे आपने ये काम करना है, तो दूसरे बंदे में फ़िक्र पैदा हो जाए, हाँ मैंने ये काम करना है, ताकि वो अपने आइंदा मसले को दानिशमंदी के साथ पहले की निस्बत कम मदद और रहनुमाई से हल कर सके। यानी जब आपने पहली दफ़ा मदद कंसीडर की तो एडवाइज़र को चाहिए कि आपकी इस तरह हेल्प करे कि आने वाले मसाइल में आप ख़ुद अपनी मदद कर सको। नंबर 4 पे है मुशावरत दो अफराद के माबैन बराह रास्त और लगातार गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला है जिसके मकसद इस फ़र्द की तरह इस तरह करना होता है ताकि वो अपने रवैये, तर्ज़ फ़िक्र और किरदार में बेहतर तब्दीली पैदा कर सके। दर्ज बाला तारीफ़ों की रोशनी में मुशावरत को मुख्तसरन यूँ बयान किया जाता है। मुशावरत से मुराद दो अफराद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ है जिसमें एक फ़र्द जब ज़ाती तौर पर अपने मसाइल को हल नहीं कर सकता तो किसी ऐसे इस्लाहकार या मुशीर की तरफ रुजू करता है जो तजुर्बे और अहलियत में इससे बेहतर हो। यह मुशीर इसकी मदद इस तरह करता है कि मौक्किल ख़ुद अपने मसले का हल तलाश करने के काबिल हो सकता है। मुशावरत से मुराद दो अफराद के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ यानी उनके दरमियान कोई रिलेशन है। जब एक फ़र्द अपने पर्सनल मैटर को हल
حل نہیں کر پاتا تو وہ کسی ایسے پرسن سے شیئر کرتا ہے جو عقل مند ہو اور زیادہ تجربے کار ہو، تاکہ وہ آپ کو اچھی ایڈوائس دے سکے۔ آگے پوائنٹ ہے مشاورت کی ضرورت، یعنی کاؤنسلنگ کی ضرورت کب ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ اپنے کام کو باہم مشورے سے طے کرتے تھے، یعنی جو لوگ تھے وہ اپنے مسئلے کو باہم مشورے سے اس لیے طے کرتے تھے جو آپ کے درمیان کنفیوژن ہوتی ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، اور یہ کام غلط ہوگا یا صحیح، وہ کام ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کانفیڈنٹلی اپنا کام کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دیتا ہے کہ تم جب بھی کوئی کام کرنا چاہو تو آپس میں مشورہ کر لیا کرو، اس سے متعلقہ کام کی خامیاں دور ہو جائیں گی اور کام کا اختتام اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ آگے پوائنٹ ہے طلباء اور مشاورت کی ضرورت، یعنی طلباء کو مشاورت کی ضرورت کب پیش آتی ہے۔ مدرسے میں طلباء کو مشاورت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ تعلیم کے مختلف پہلوؤں پر قادر ہو سکیں۔ چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ مطابقت، یعنی جیسا ماحول ہے اور اسٹوڈنٹ کو چاہیے وہ ماحول کو اپنے ساتھ ڈھانپ لے۔ جب بچہ مدرسے میں آتا ہے تو اسے مدرسے سے، طلباء سے اور اساتذہ سے مطابقت میں مشکل پیش آتی ہے، لہٰذا مشاورت اور رہنمائی سے اسے قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مدرسے سے مطابقت پیدا کر سکے۔ آپ بچے کو گائیڈ کرتے ہو، گائیڈ کر کے وہ آپ کے ماحول کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے مضامین کا انتخاب۔ مدرسے میں طلباء کو مختلف اوقات میں مختلف مضامین کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، وہ مضامین سے آگاہ نہیں ہوتے۔ اب طالب علم کو نہیں پتہ کون سا سبجیکٹ ان کے لیے سوٹیبل ہے، لہٰذا انہیں ان کے انتخاب میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشاورت اور رہنمائی ہم انہیں مضامین کے انتخاب میں مدد دے سکتا ہے۔ اب بچے کو گائیڈ کریں، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں، بیٹھ کے آپ بچے کو واقف کریں کہ وہ کس ایبیلٹی کے حامل ہے، یعنی ان میں کون سی ایسی ایبیلٹی ہے جس کے مطابق وہ آگے پروفیشن کو چوز کر سکیں۔ نمبر 3 پہ ہے تحریک پیدا کرنا۔ مدرسے کے مختلف کاموں، سرگرمیوں اور تجربات کے لیے طلباء کو تیار اور آمادہ کرنے کے لیے مشاورت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب آپ کے اسکول میں مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، ایکسپیرینس ہوتے ہیں، اب ان کے لیے طلباء کو راضی کرنے کے لیے مشاورت اور گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مطالعہ کی طریق، یعنی اسٹڈی کے میتھڈز کون سے ہیں۔ مدرسہ اور مدرسے کے باہر تعلیم و تعلم کے لیے مطالعہ بنیادی ضرورت ہے۔ بچوں کو اگر مطالعہ کہ مناسب طریق اور عادات بچوں سے مشاورت اور رہنمائی کے ذریعے دی جائیں تو انہیں کوئی جسمانی آغاز نہیں ہوتے، یعنی فزیکلی وہ ٹینشن میں نہیں آتے اگر آپ انہیں کاؤنسلنگ اور گائیڈنس دیں۔ نمبر 5 پہ ہے ناکامی۔ مدرسے میں دوران تعلیم کچھ بچے مختلف مضامین میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ مختلف سرگرمیوں کے ادا کرنے، مختلف تجربات کرنے میں بار بار ناکام ہوتے ہیں۔ مشاورت کے ذریعے ان کے ناکامی کے اسباب معلوم کیے جاتے ہیں اور ان کا حل بھی تلاش کیا جاتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا کسی سبجیکٹ میں، پھر بھی وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بار بار وہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا۔ جب بچے کو آپ گائیڈ کرو گے، ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرو گے، تب ان کے یہ فیل ہونے کی عادات اور ان کے ناکامی کے باعث کو دور کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 پہ پیشوں کا انتخاب۔ بچوں کی انفرادی خصوصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے، ان کے رجحانات اور خصوصی استعداد معلوم کی جاتی ہے۔ یہ معلومات طلباء سے مشاورت سے حاصل ہوتی ہے، پھر ان کو ان کی لیاقت کے مطابق مضامین دیے جاتے ہیں جس سے ان کو مخصوص پیشے اختیار کرنے میں مدد ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں پیشے کا انتخاب یعنی پروفیشن چوز کرنا۔ بچوں کی سب سے پہلے خصوصیات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ کون سا پروفیشن اچھے سے ادا کر سکتے ہیں۔ جب بچے کے ساتھ کاؤنسلنگ کریں گے، انہیں گائیڈنس دیں گے، تبھی یہ بات طے ہو سکتی ہے کہ ان کے پیشوں کا انتخاب اچھے سے اچھے کیا جا سکتے اور ان کی ایبیلٹیز کے مطابق کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 2 کا آنسر یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 3 کی طرف۔ پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ طلباء کے تعلیمی تدریسی مسائل پر نوٹ لکھیں، یعنی انہیں اپنی ایجوکیشن میں اور اسکول میں کون سے مسائل پیش آ سکتے ہیں، اب ہم نے ان پہ نوٹ لکھنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ پیارے بچوں، مدرسے میں بچوں کو داخل ہوتے جو مسائل پیش آ سکتے ہیں وہ یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ تصورات۔ تصورات کا مطلب ہے
इमेजिनेशन इब्तदाई तौर पर बच्चों को ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं होता, इससे कुछ तसव्वुरात को समझने में मुश्किल पेश आती है। यानी इब्तदाई तौर पर बच्चों को ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं होता, यानी उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने क्या बोलना है क्या नहीं, तो उन्हें कुछ इमेजिनेशंस को समझने में मुश्किल पेश आ सकती है। यानी जो वो सोच रहे हैं वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो इन्हें इस मामले में मुश्किल पेश आ सकती है। नंबर 2 पे है, बच्चे जब मुख्तलिफ मज़ामीन मुंतखब करते हैं वो अपनी ज़हनी सलाहियतों के मुताबिक नहीं होते, लिहाजा इनसे बच्चों की मुताबिकत पैदा नहीं होती। यानी आप बच्चे के साथ काउंसलिंग नहीं किया, आपने उसको गाइड नहीं किया, तो आपको क्या पता कि आपने बच्चे को क्या कहना है कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करे, तो फिर लिहाजा इनसे बच्चों की मुताबिकत पैदा नहीं होती, यानी वो माहौल के साथ ख़ुद को ढांप नहीं सकते। अच्छा प्यारे बच्चों, आगे पॉइंट नंबर 3 है मुकाबला ना करना, यानी कंपटीशन ना करना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ वजूहात की बिना पर अपने असबाक में दूसरे बच्चों से पीछे रह जाते हैं और मुकाबला नहीं करते, ठीक है। अब कुछ बच्चों को नहीं पता होता, उनका इंटरेस्ट नहीं है, डेवलप नहीं हुआ, तो उन्होंने वो चूज़ करके रख लिया है सब्जेक्ट, लेकिन अब उन्हें वो पढ़ने में मुश्किल पेश आ रही है, तो वो कंपटीशन नहीं कर पा रहे, तो हम गाइडेंस करके या काउंसलिंग करके उनके इस मसले में हल कर सकते हैं, ठीक है, मदद कर सकते हैं। आगे है पॉइंट नंबर 4 है उस्ताज़ा का रवैया, यानी टीचर्स का बिहेवियर। बाज़ औक़ात मदरसे में दौरान सबक उस्ताज़ा का रवैया मस्बत नहीं होता, यानी पॉजिटिव नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चों को कुछ मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमें क्या चाहिए, टीचर को यहाँ पे गाइड करने की ज़रूरत है कि वो बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करेंगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है पॉइंट नंबर 5 है सहूलियात, यानी फैसिलिटीज़। कुछ मदारिस में तालीमी या तालीम से मुतल्लिका सहूलियात नहीं होती, मसलन सर्दी गर्मी का ज़्यादा होता, कमरा हुआ हवादार ना होना वगैरह वगैरह, इससे बच्चों में दौरान तदरीस मुश्किलात पेश होती हैं, जिससे आवाज़िश पैदा मस्बत नहीं होती। यानी वो कह रहे हैं कि कुछ मदरसे या स्कूल्स ऐसे होते हैं जिनमें फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, सर्दी होगी तो कमरा गर्म नहीं होगा, गर्मी होगी तो कमरा हवादार नहीं होगा, तो इसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन स्कूल वालों को होती है कि वो कमरों को सही तरह बनाएँ और कमरों में फैसिलिटीज़ वगैरह फ़राहम करें, जिससे बच्चे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। पॉइंट नंबर 6 है जो कि लास्ट पॉइंट है, इनफरादी इख्तलाफात, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। तमाम बच्चे मुख्तलिफ रवैयाजात, रुझानात, ज़हनी इस्तेदाद, जिस्मानी साख्त की वजह से इनफरादी इख्तलाफात रखते हैं। जब इनको इनके इनफरादी इख्तलाफात को मद्देनज़र रख के तदरीस का अमल नहीं करवाया जाता, तो बच्चे मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। यानी मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं कि हर किस्म के बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, डल भी होते हैं, नॉर्मल भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनको उनकी इस्तेदाद के मुताबिक और जिस्मानी और ज़हनी सूरत हाल के मुताबिक गाइड करना, काउंसलिंग देना और उन्हें पढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो अपनी आइंदा ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेशा वराना मसाइल के हल के लिए मुअल्लिम या मदरसा क्या रहनुमाई कर सकता है, बयान करें। यानी पेशा वराना मसाइल से मुराद ये है जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया होता है उससे मुअल्लिम या मदरसा क्या रहनुमाई कर सकता है, स्कूल और टीचर आपको कैसे गाइड कर सकते हैं, वो हमने एक्सप्लेन करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। पेशा वराना मसाइल और रहनुमाई, हर फ़र्द को रोज़गार के लिए किसी पेशे का इंतखाब करना पड़ता है। यानी आप स्टडी कर रहे हो तो उससे कोई मकसद भी तो होगा कि आप स्टडी क्यों कर रहे हो। मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मे बी आप इंजीनियर बनना चाहते हो, तो मदरसे में ही तलबा की रहनुमाई की जाए तो वो मुनासिब पेशा इख्तियार करने के काबिल हो सकता है। ये रहनुमाई इस तरह मुमकिन है, हमारे मुल्क में मज़ामीन का इंतखाब जमायत नहन में पेश आता है। इस वक्त बच्चों की ज़हनी इस्तेदाद, रुझानात और दिलचस्पी का जायज़ा लिया जाता है, यानी काउंसलिंग के ज़रिए उन्हें परखा जाता है कि किस सब्जेक्ट में उनका कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर इससे जायज़े के नताइज को सामने रख कर बच्चों के वालिदैन से मुशावरत की जाए, फिर इन्हें मज़ामीन में मुंतखब करके दिए जाएँ ताकि वो आइंदा मज़ामीन की तालीम हासिल करने के मुनासिब रोज़गार तलाश कर सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर चला सकें। ये काम मदरसा के उस्ताज़ा मिलकर कर सकते हैं। मदरसा की रहनुमाई
کہ اساتذہ اور ماہرین تعلیم اور خصوصی مضامین کے ماہرین مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے پیرنٹس سے گفتگو کی جائے کہ آپ کا بچہ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ کا حامل ہے، دین جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں ان ٹیچرز کو بلا کے پیرنٹس سے بات کی جائے اور پھر طالب علم کی ہیلپ کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی کویشچن نمبر 4 کا آنسر یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 5 کی طرف۔ کویشچن نمبر 5 ہے، رہنمائی اور مشاورت کے عمل سے گزرنے کے بعد طالب علم میں کیا صلاحیتیں فروغ پاتی ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ ان کے کویشچن کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بچے کو گائیڈ کرتے ہیں، اس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تو اس کے بعد بچے میں کیسا جذبہ ابھرتا ہے وہ ہم نے مثالیں دے کر پھر واضح کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ رہنمائی اور مشاورت اور صلاحیتیں۔ بچوں کی مناسب رہنمائی اور مشاورت کی جائے تو اس کی بہت صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ مختصر درج ذیل ہیں۔ وہ مدرسے کے ماحول سے مطابقت پیدا کر لیتا ہے، یعنی جیسا ماحول ہوگا مدرسے کا اس کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ مسائل کا حل تلاش کرنے کا انداز حاصل کر لیتا ہے، یعنی اب آپ نے اسے ایک دفعہ گائیڈ کر دیا، دین سیکنڈ ٹائم وہ اپنی پرابلم کا سلیوشن خود نکال لے گا۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے، وہ مقصد کو جاننے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے، وہ تدریسی مشکلات سے آگاہی حاصل کر کے ان پر عبور حاصل کرنے کے ذرائع معلوم کر لیتا ہے، یعنی جو اسٹڈی میں اس کو مشکلات آ رہی ہیں وہ ان کو رہنمائی حاصل کر کے پھر ان پر عبور حاصل کرنے کے ذرائع معلوم کر لیتا ہے، یعنی ان کو سالو کرنے کے میتھڈ پہچان لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 10 میں ہے، اس میں اچھی عادات اور اوصاف پیدا ہوتے ہیں، یعنی اس میں اچھی کوالٹیز آتی ہیں، اسٹڈی کرنے کے اچھے میتھڈ جو اس میں پروڈیوس ہوتے ہیں۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کر سکے، یعنی جو اسے غصہ آتا ہے، انگزائٹی آتی ہے، اس کو وہ کنٹرول کرنے کا حامل ہو جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 12 ہے، وہ اپنی ذہنی الجھنوں کو دور کر کے خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے، مطلب گائیڈنس کے ذریعے وہ خود کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ذہنی الجھنوں کو دور کر لیتا ہے، کنفیوژن کو دور کر لیتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تمام لانگ کویشچنس کے آنسرز یہی کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔ Thank you for watching. GS Academy.